मेरा नाम डॉक्टर दिनेश खराड़ी है। अभी मैं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उदयपुर के पद पर कार्यरत हूँ। ज़िंदगी का हर लम्हा जिंदा दिली के साथ जियो और ऑलवेज बी थिंक पॉजिटिव। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। और शुरू से ही जो महापुरुष थे उनकी मुझे जीवनियाँ और छोटी छोटी जो भी कहानियाँ प्रेरणादायक जो भी स्टोरीज होती है मुझे पढ़ने का शौक़ था, पढ़ता था। और इसके बाद जो हमारे जो अगर कह सकते हैं जो आइडियल कह सकते हैं APJ अब्दुल कलाम साहब हैं और विवेकानंद जी हैं। मेरा नाम डॉक्टर दिनेश खराड़ी है। अभी मैं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उदयपुर के पद पर कार्यरत हूँ। मैं बेसिकली डूंगरपुर ज़िले का रहने वाला हूँ। डूंगरपुर ज़िले में ओड़ा बड़ा एक गांव है, वहाँ पे मैंने स्कूलिंग करी 1 से 8वीं क्लास तक। इसके बाद मैंने 9th क्लास उदयपुर से हुई, जहाँ मैं 9th से 12th तक एक गवर्नमेंट हॉस्टल में रहा। फिर RNT मेडिकल कॉलेज से MBBS किया और 2003 से मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ। इससे पहले मैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बालवाड़ा PSC लोसिंग और शहर इंचार्ज रहा हूँ मैं 2008 से 2015 तक सिटी इंचार्ज। इसके बाद CMH ऑफिस में ही पोस्टिंग रही और यहाँ से पहले प्रतापगढ़ में CMH था। जैसा कि मेरी स्कूलिंग घाव से हुई है, हम 4 किलोमीटर पैदल चल के जाते थे स्कूल और बीच में नाले भी पड़ते थे और हम पैदल 4 किलोमीटर जाते थे, 4 किलोमीटर आते थे। और उस समय महाभारत और रामायण हुआ करती थी, तो हम संडे को भी महाभारत देखने वापस जाते थे इतना दूर, क्योंकि उसमें जाम था। उस समय लाइटें नहीं थी। जब मैं MBBS में सिलेक्शन हुआ 1996, इसके बाद मेरे गांव में लाइटें आई, तो हम लैंटर्न के उजाले से पढ़ाई करते थे। मेरे सारे भाई बहन मेरे पापा एजुकेशन डिपार्टमेंट में एक कलर के पद पे पोस्टेड थे। और जैसा कि मैंने गरीबी को करीबी से देखा है मेरे गांव में भी, तो हम समझ सकते हैं कि आवश्यक मूलभूत चीज़ें किस चीज़ की आवश्यकता होती है, क्या है। तो अभी मैं जिस पोस्ट को होल्ड कर रहा हूँ, तो मैं वही देखता हूँ। कोई समस्या लेके आता है, उसकी जगह रह के देखता हूँ कि उसको कैसा अनुभव हो रहा होगा, तो उसको इसी हिसाब से ट्रीट करता हूँ। MBBS करने से पहले मैंने हालांकि 11th क्लास में मैथ साइंस ले ली थी। तो पापा ने बोला कि नहीं बेटा, क्योंकि मेरी मैथ अच्छी थी, तो पापा ने बोला आप बायोलॉजी लेना है, डॉक्टर बनना है। तो मैंने वापस फॉर्म अलग से भरा और बायोलॉजी चूज़ की। फिर सिलेक्शन हो गया 1996 में। MBBS के दौरान ही मेरे मित्र थे जो RS ऑफिसर थे, IAS ऑफिसर थे, तो उन्होंने मोटिवेट किया कि आपको सिविल सर्विस में जाना है। तो बीच में मैंने तैयारी भी करी थी, जो भी उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो एडमिनिस्ट्रेशन लाइन ही मुझे अच्छी लगी, तो मैंने इधर ट्राई किया। तो चूँकि एक CMH ये भी एक एडमिनिस्ट्रेशन लाइन ही है, तो इससे मुझे प्रेरणा मिलती है और मुझे इसमें खुशी मिलती है। जो जिस चीज़ को पसंद करते हैं और उसी अनुरूप आप जॉब करते हैं, तो इसमें लगभग एडमिनिस्ट्रेशन ही है पूरा। मेरे पापा सर्विस करते थे, तो और मेरे बड़े भैया भी जॉब में थे, तो गाइडेंस तो नो डाउट मिलती थी। और चूँकि 9 से लेकर 12th तक उदयपुर शहर में रहा, तो जो आप सोचते हैं वो आसपास देख के ही सोचते हैं। और शुरू से ही जो महापुरुष थे उनकी मुझे जीवनियाँ और छोटी छोटी जो भी कहानियाँ प्रेरणादायक जो भी स्टोरीज होती है मुझे पढ़ने का शौक़ था, पढ़ता था। और इसके बाद जो हमारे जो अगर कह सकते हैं जो आइडियल कह सकते हैं APJ अब्दुल कलाम साहब हैं और विवेकानंद जी हैं। और एक चीज़ ये है कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल चीज़ कुछ भी नहीं है, और हर चीज़ में आप सकारात्मकता सोचो, नेगेटिव नहीं सोचना। और एक बहुत अच्छा कोट है, मुझे अच्छा लगता है, ज़िंदगी का हर लम्हा जिंदा दिली के साथ जियो और ऑलवेज बी थिंक पॉजिटिव। तो इन चीज़ों के साथ मैं रहता हूँ, चाहे घर हो, परिवार हो या सर्विस हो, चाहे दोस्तों में भी हो, तो कोशिश करते हैं। क्योंकि मेरा ये मानना है कि हैप्पीनेस भी खूब है और सैडनेस भी खूब है। तो आप जितना जो ढूंढोगे वो आपको मिलेगी। आप जिन चीज़ में खुशियाँ ढूंढना चाहोगे तो खुशियाँ मिलेगी, और दुख ढूंढना चाहोगे तो दुख मिलेंगे। और जैसा कि महात्मा बुद्ध का मध्यम मार्ग सिद्धांत है, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हर चीज़ की अति भी बहुत ख़राब होती है।
तो उसके अनुसार ही मैं कोशिश करता हूँ लाइफ जीने। हाँ, कोरोना के दौरान जैसे कि पहला केस उदयपुर में आया था, मुझे अभी भी याद है। हम कलेक्टर मैडम उसमें आनंदी मैम हुआ करते थे, तो दिन की 4 बजे से लगा के रात की 9 बजे तक उनके चैम्बर में बैठे थे और वहीं से ही सारा कुछ मैनेज हो रहा था कि वो यात्री जो आया था किस ट्रेन से आया था, क्या क्या उसमें पैसेंजर कितने थे, वहीं का मैं लिस्ट मंगाई थी, सब कुछ किया था। इसके बाद एक के केस आते गए। यात्रियों को, इटली के यात्रियों का जो दल आया था जो होटल ट्राइडेंट में रुका था, तो जो फ़ॉरेन से लोग आते थे इसके लिए हमने 10-12 टीमें स्पेशल बनाई थी, एट द स्पॉट जाते थे। चूँकि कोरोना काल में सीएमएचओ एक सेंट्रल पॉइंट होता था, तो सब कुछ सीएमएचओ के थ्रू ही, चाहे कलेक्टर साहब सीएमएचओ पूछेंगे, एक जयपुर से भी सीएमएचओ से, एक मीडिया या भी जो भी था, तो हेक्टिक तो बहुत शेड्यूल रहा। तो नो डाउट इसमें थोड़ी सी फैमिली भी प्रभावित हुई। अभी भी हमको याद है रात की कभी कभी 1:30 2-2 भी बजती थी और सुबह से वापस वही काम पे लगना होता था। तो हेक्टिक शेड्यूल बहुत रहता था। साथ टीम अच्छी थी और पूरी टीम वर्क से काम हुआ। तो जो हम अभी ये कह सकते हैं कि एक अगर हमारी टीम इतना एक्टिव नहीं होती, जिला प्रशासन इतना एक्टिव नहीं होता और हमारे जो सोशल जो लोग थे, तो हो सकता है कैजुअलिटी ज़्यादा होती, मॉर्बिडिटी भी ज़्यादा होती, लोग ज़्यादा हो सकते थे। तो मैंने देखा, हम कंपैरिजन करें तो हमारे उदयपुर में एक टूरिस्ट प्लेस होते हुए भी ब्रॉड जो लाइन जुड़ी हुई रेलवे की या फिर प्लेन है, जो भी हो, एक सेंटर पॉइंट है और टूरिज़्म के हिसाब से भी, तो हम अगर ध्यान नहीं देते, थोड़ी सी लापरवाही करते, तो केस बहुत ज़्यादा हो सकते थे और केस ज़्यादा होते तो हो सकता है मरने वालों की संख्या भी ज़्यादा होती। तो हेक्टिक लाइफ होते हुए भी हमने चलो अपना बेस्ट, अभी भी वैक्सीनेशन में हम दे ही रहे हैं। घर जाने का शेड्यूल तो रात को लेट ही हो जाता। जब कोरोना केस बहुत ज़्यादा बढ़े और हमको लगा कि इसको जब हॉस्पिटल्स में बेड की संख्या कम हो रही है या फिर आईसीयू बेड की ज़्यादा ज़रूरत है, वेंटिलेटर की ज़्यादा ज़रूरत है, तो दिन में 2-2 बार 3-3 बार कलेक्टर साहब के वहाँ मीटिंग होती थी। सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और हमारे IMA के प्रतिनिधि डॉक्टर अनु गुप्ता साहब भी थे, तो हम मीटिंग करते थे। उसमें रिजल्ट निकल के आता था और जहाँ जहाँ हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा था कि आप दिन में 3-4 बार उसमें शेयर करोगे तुम्हारे वहाँ बेड किस प्रकार के कितने खाली हैं। फिर जिला परिषद के सहयोग से, सीओ मैडम के सहयोग से हमने गूगल शीट बनाई थी, जो राजस्थान में पहला उदयपुर जिला था। उसमें वो शीट में ऐसा इन्फॉर्मेशन दी थी, जैसे गीतानंद जी मेडिकल कॉलेज है, पैसिफिक मेडिकल कॉलेज है, जो भी मेडिकल कॉलेज है, जो भी हॉस्पिटल जो इसमें एक्रेडिटेड है, उसका ऑटोमेटिक मैप आता था, नेविगेशन के एड्रेस बताते थे। और अगर उसमें आप लिंक में देखोगे तो किस प्रकार के कितने बेड्स ऑक्यूपाइड हैं और कितने वैकेंट हैं, वो एक आम जनता के लिए, कि पॉजिटिव पेशेंट के लिए था। तो बहुत मेरे ख्याल से वो हेल्पफुल रहा और इसी को ही रेप्लिकेट करते हुए राजस्थान सरकार ने इसको एडॉप्ट किया और पूरे स्टेट लेवल में भी इस तरह की साइट डेवलप हुई। तो नो डाउट, और इसके लिए हमने हर प्राइवेट मेडिकल हॉस्पिटल, कॉलेज या हॉस्पिटल लेवल पे एक सरकार के निर्देशानुसार एक सीनियर RS ऑफिसर और एक डॉक्टर की टीम बनाई थी। और इन सबको सेंट्रलाइज करने के लिए एक हमारा हर प्रकार का नोडल ऑफिसर होता था, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल का नोडल ऑफिसर हो, चाहे गवर्नमेंट का हो, चाहे लॉजिस्टिक का हो, चाहे सैम्पलिंग का हो, चाहे हर चीज़ के अलग अलग नोडल ऑफिसर बनाए थे ताकि काम डिसेंट्रलाइज हो और सिस्टमेटिक मैनर में हो। तो इस तरह से हमने काबू पाया था कोरोना। देखिए, एजुकेशन हो या एक्सपेरिमेंट हो, दोनों का अपना अलग अलग महत्व है। हम अगर खाना भी बना रहे हैं, सब्जी भी बना रहे हैं, तो हर चीज़ का अनुपात अलग अलग होता है, तो ही जाके वो टेस्टी बनता है। आप सिर्फ एजुकेशन ही करते जाओगे और आप धरातल पे काम नहीं करोगे तो एजुकेशन काम नहीं आएगी। और आप सिर्फ धरातल पे काम करते जाओगे, अगर आप एजुकेट नहीं होंगे तो भी आपका काम एक से नहीं चलेगा। इसलिए दोनों चीज़ें इसमें महत्वपूर्ण हैं। अनुपात अलग अलग हो सकता है। जैसे कि मेरा एक मानना है, एक आम धारणा तो क्या कहते हैं, मेरा व्यक्तिगत, भाई गुण और अवगुण हर इंसान में होते हैं, उसका रेशो अलग अलग होता है, किसी में गुण ज़्यादा होते हैं, किसी में अवगुण ज़्यादा होते हैं। तो ये जो एक्सपीरियंस और एजुकेशन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रोल मॉडल माने तो जो विवेकानंद जी, मैंने आपको पहले बताया था, जिन्होंने 20वीं सदी में अमेरिका में जीरो पे पूरी क्लास ही ले डाली और पूरे भारत को लोहा मनवा लिया था, और 32 साल में इतना कुछ कर गए कि अभी भी पूरा विश्व लोहा मानता है। और जैसा कि APJ अब्दुल कलाम का हम कह सकते हैं, जिन्होंने अखबार बेच के पढ़ाई करी और कहाँ से कहाँ वो पहुँचे, बहुत महान साइंटिस्ट, जिनकी वजह से हमारा आज भारत जो विश्व में परचम लहरा रहा है और वो राष्ट्रपति बने।
इसके अलावा जो भीमराव अंबेडकर साहब हैं, उनको भी आप नॉलेज ऑफ सिंबल करके अभी हर देश में, अमेरिका में भी हो, वहाँ पे उनको बताया जाता है। और एक गांधी जी का जो सर्वोदय सिद्धांत है, मैंने पढ़ा फिलोसफी में, तो उसमें सभी का उदय, उस सिद्धांत में गांधी जी कहते हैं कि भाई सभी का उदय हो, गरीब लोगों का आर्थिक रूप से उदय हो और अमीर लोगों का नैतिक रूप से उदय हो और जो मध्यम वर्ग है उनका दोनों रूप से उदय हो। तो ये जो भी लोग हैं जिनकी अच्छी अच्छी बातें, और मेरे जो सीनियर भी होते हैं, तो किसी से क्या सीखा, बॉस से उससे सीखा। हमारे पुराने आरसी साहब थे, डॉक्टर आरसी शर्मा, उनसे सीखा कुर्सी और पैसे के पीछे मत भागो। हमारे नवीन जैन साहब थे, वो कहते हैं कि आप पाने की लालच मत रखो, खोने का डर मत रखो। हमारे जस्ट अभी डिप्टी सीएम साहब हैं जिनके साथ मैं काम कर चुका हूँ, उन्होंने कहा कि हवा के साथ थोड़ा सा बहते जाओ, बिल्कुल अड़े भी मत रहो। तो जहाँ सीखने की ज़रूरत पड़े, तो जो भी है, चाहे छोटा हो बड़ा हो, जो सीखने चीज़ें मैंने सीखी और सीखते जा रहे हैं। अब मेरे अनुसार लीडरशिप ये होनी चाहिए, सबसे पहले आपको अच्छा श्रोता बनना है। लीडरशिप होने के लिए सामने वाले की पूरी बात समझें, इसको सुने, इसके बाद आप अपना वक्तव्य बताएं। और टीम भावना के साथ काम ज़रूरी है। अब अगर आप जिन लोगों के साथ हैं वो आपको साथ में महसूस करें, न कि आप बहुत आगे हो, लीड कर रहे हो और वो लोग पीछे हैं, बिल्कुल ही फॉलोअर नहीं। एक टीम भावना के साथ सबको साथ लेकर चलें, सबकी बात सुने और उसके अनुसार ही, जैसे कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, तो अकेला इंसान भी कुछ नहीं कर सकता और अकेला नेता भी कुछ नहीं कर सकता, अकेला लीडर भी नहीं कर सकता। तो इस हिसाब से सबके साथ टीम भावना के साथ चलें, वही गुण होना चाहिए मेरे अनुसार। देखिए, अगर टाइम मशीन में आप मुझे डाल देते हो तो मैं थोड़ा हर जगह जाना चाहूँगा। बचपन में भी जाना चाहूँगा, तो मेरे कॉलेज लाइफ टाइम में भी जाना चाहूँगा, तो शादी के मोमेंट में भी जाना चाहूँगा। तो जहाँ जो अच्छे लम्हे हैं मैं उन्हीं को जीना चाहूँगा, बाकी दूसरे नहीं जीना चाहूँगा। मुझे काम के अलावा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, अभी भी एक बार मैं छोटी सी स्टोरी छपती है तो मुझे बहुत पढ़ना अच्छा लगता है। जो कि मैंने बीच में छोटे से क्लास से लगा के कॉलेज तक मैंने बहुत अच्छी फाइल भी बनाई थी। बहुत अच्छी प्रेरणादायक स्टोरी होती है, माँ बाप पे है, भाई बहन पे है, जैसे कि नैतिकता जैसी जो होती है। इसके अलावा मुझे गाने सुनना और गाने गाना दोनों बहुत पसंद है। कोई कितना भी सर दर्द हो जाए, हेक्टिक हो जाए, अगर अच्छा आपको पसंदीदा गाना सुन लेते हो तो मैं रिलैक्स हो जाता हूँ। या फिर आप बाथरूम सिंगर कह सकते हो कि आपसे रिलैक्स होकर गाना गा लिया, तो आप एक सिंगिंग का और जो मतलब उसका बहुत अच्छा महत्व है मेरी लाइफ में। आने वाली पीढ़ी को मैं ये कहना चाहूँगा, आने वाली पीढ़ी बहुत ज़्यादा रोबोटिक हो गई है, उनमें सेंसेशन की कमी आ गई है और इस पीढ़ी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम देख रहे हैं आने आसपास के वाले घरों में बच्चे हैं जो मोबाइल, टीवी, ये सब कुछ उसी में उलझे हुए हैं, ऑनलाइन साइट सब कुछ, और जो एक नैतिकता का कहीं न कहीं कमी महसूस हो रही है। और अगर हम देखें, आदमी कितने भी तरक्की कर लें, लेकिन अगर आप हॉस्पिटल के बाहर, तो आपके परिवार वाले खड़े रहेंगे, ना आपके फेसबुक वाले फ्रेंड होंगे, ना व्हाट्सएप वाले फ्रेंड होंगे, कोई नहीं होगा। तो इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपके देखो, आपको पैदा किया माँ बाप ने, उसका तो ऋण चुका ही नहीं सकता। उनके लिए मतलब वो काम अनमोल है जो आपका ऋण नहीं चुका सकते हो। और जो माँ होती है, पापा होते हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, तो ये चीज़ आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट ज़रूरी है, सतत विकास का हम प्रोग्रेस ही करे जा रहे हैं, भौतिकवाद में जाए जा रहे हैं और परिवार टूट रहे हैं। या फिर आपके पास, हालांकि मैं खुद भी मेरे मम्मी पापा से बहुत कम मिल पाता हूँ, 2-1 महीने लग जाते हैं कम से कम, तो मुझे भी कहीं ना कहीं कमी महसूस होती है, लेकिन हर दूसरे दिन या हर रोज़ मेरी मम्मी पापा से बात हो जाती है। तो कोशिश करें कि लगाव बना रहे हैं फैमिली के साथ और फ्रेंड। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। थैंक यू। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और इस तरह के और भी वीडियो देखने के लिए वर्क मॉब को डाउनलोड करें। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी कहानी उदयपुर में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी CMHO के पद पर कार्यरत डॉक्टर दिनेश खराड़ी की। इनकी कहानी को सुनने के बाद निस्संदेह आज ऐसा लगा कि अगर इरादे बुलंद हो और इच्छा शक्ति मजबूत हो, तो सुख सुविधाओं के अभाव में भी एक शख्स कब आम से खास बन जाए, ये हमें पता नहीं चलता। बस मेहनत करने से कभी ना घबराएं। ये भी डूंगरपुर जिले के एक छोटे से गांव ओडा बड़ा में जन्मे, प्रारंभिक शिक्षा इसी गांव में रहकर पूरी की। गांव में लाइटों के अभाव में जीवन यापन किया। ऐसे में लालटेन जलाकर उसके प्रकाश से पढ़ा करते थे।
पैदल 4-4 किलोमीटर तक चलकर स्कूल जाया करते थे, लेकिन फिर भी कभी किसी को दोष नहीं दिया। हमेशा अपने काम पर, अपनी मेहनत पर ध्यान दिया, बजाय किसी और को कोसने के। आगे की पढ़ाई उदयपुर में रहकर पूरी की। आरएनटी मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस किया। वर्तमान में उदयपुर में सीएमएचओ के पद पर कार्यरत है। तो दोस्तों, गरीबी को इन्होंने बेहद करीब से देखा है, इसलिए इस पेशे में रहते हुए ये हमेशा औरों की मदद के हर संभव प्रयास करते हैं। कोरोना काल में भी जिस तरीके से इन्होंने अपनी जिम्मेदारी का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन किया, वो सराहनीय है। जिंदगी के प्रति इनका एक ही नजरिया रहा है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल इन लाइफ। तो हमेशा सकारात्मक सोच के साथ जिंदगी जीते हैं और जिंदगी का हर एक लम्हा जिंदा दिली के साथ जीने की कोशिश करते हैं और औरों को भी इसी के लिए प्रेरित करते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी डॉक्टर दिनेश खराड़ी की और एक अच्छा मैसेज सभी के लिए। इस कहानी को सुनने के बाद निसंदेह कई लोगों के मन में आशा की एक नई किरण जरूर जगी होगी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी ये बताना ना भूलें। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी, तो फिर देर किस बात की, जल्दी से इसे लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए। और दोस्तों, जैसा कि हम हमेशा से कहते आए हैं कि हर कहानी का अंत एक नई शुरुआत के साथ ही होता है, तो चलिए आइए कीजिए एक नई शुरुआत अपनी ही कहानी के साथ और उस कहानी को शेयर कीजिए हमारे साथ। आओ साथ मिलकर करें इंस्पायर। फ्रेंड्स, लेट्स इंस्पायर टुगेदर। वी कैन, इंडिया कैन। तो फिलहाल इतना ही, अब दीजिए इजाजत। जल्द ही लौटेंगे आपके पास एक और नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दिलचस्प कहानियां। नमस्कार।